हिंदुस्तान एटॉमिक डेवलपमेंट सेंटर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डिजाइन कर रहा था। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में माहिर कमांडर माथुर को नेवी की तरफ से इन डिजाइन की समीक्षा के लिए खास नियुक्त किया गया। तकनीकी खामियों के कारण माथुर 4 साल में 3 डिजाइन रिजेक्ट कर चुके थे। इस वजह से HADC के हेड डॉक्टर नारंग और सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर चौधरी उनसे काफी चिढ़ गए। इस दौरान नेवी के कहने पर कमांडर माथुर ने खुद एक नया डिजाइन बनाया, लेकिन HADC ने बिना कारण बताए उसे रिजेक्ट कर दिया। माथुर को इस डिजाइन पर PhD तो मिली, लेकिन हालात से निराश होकर उन्होंने नेवी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और कंप्यूटर कंपनीज में कंसल्टेंसी करने लगे। इस कारण इंटेलिजेंस अब उनके हर कदम पर नजर रखने लगी। काम के सिलसिले में अमेरिका जाते हुए एयरपोर्ट पर कमांडर माथुर के सामान से उनकी PhD जब्त कर ली गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी लेनी है। तलाशी? लेकिन किस बात की? अरे ये इस समय देखिए कमांडर माथुर समझ में नहीं, आप अभी मत लीजिए। आप हमारी मदद सर्च वारंट। उसकी आप तलाशी नहीं ले सकते। किसी घर में घुस के आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। My father's study. This is a naval officer's house. You'll have to pay for the consequences. चुप! कमांडर माथुर कहाँ है? थाने में। चलो। माजी साहब है? नहीं। तुम यहाँ पर क्यों? ये सब हुआ कैसे? मुझे नहीं पता। एयरपोर्ट से सीधा यहाँ ले आए। इन लोगों से कितनी बार अरेस्ट की वजह पूछ रहा हूँ, पर कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। तुमसे कुछ कहा? पता नहीं सब कैसे हो गया। हम तो ऑफिसर आए थे, तुम्हारी किताब उठाने लगे, मैंने मना किया, जवाब दी दिया, मैंने पूछा भी। शायद मुझे किसी और से कंफ्यूज कर रहे हैं। पर तुम फिक्र मत करो। हाँ, एक ऑफिसर को ये लोग ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रख सकते। तुम एक काम करो, तुम अमेरिका की उस फर्म से बात करो, उनसे कहो कि वो एक लेटर लिखे जिससे मेरे वहां जाने का पर्पस। मैं जानता था कि आपके जैसा आदमी अपना 1 मिनट भी जाया नहीं करेगा। मैडम प्लीज। आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है? कंफ्यूजन तो पहले था, अब तो सब क्लियर हो गया है। मैडम प्लीज। सुहानी, कार्तिक के एडमिशन पेपर्स इनके पास है। लास्ट डेट निकल गई तो अब जो कुछ भी मिलेगा आपको सीधे कोर्ट से मिलेगा। इंस्पेक्टर भैरव सिंह ने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने वो कथित सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पेश ही नहीं किए जिनके बिना पर उन्हें अरेस्ट किया गया था। भैरव सिंह को आदेश था कि वो किसी भी हालत में कमांडर माथुर को गुनहगार साबित करे, लेकिन ये आदेश कहां से आ रहे थे खुद भैरव सिंह भी नहीं जानता था। कमांडर माथुर पर दबाव बढ़ाने के लिए अब ये कहानी प्रेस में लीक कर दी गई। अखबारों में छपी खबर के बाद अब सबको यह यकीन हो गया कि कमांडर माथुर जासूस हैं। जासूस? मिस्टर नारायण प्रेस को सच बताने के लिए तैयार हो जाएंगे? वैसे सर, मिसेस माथुर काफी देर से इंतजार कर रही है।
Sir, we shouldn't be seen even talking to her. बाद में मुश्किल खड़ी हो सकती है। I know. देखो तुम उनसे जाके कह दो कि मैं एक मीटिंग में बिजी हूं। सर, अगले दिन ही डॉक्टर नारंग ने सरकार को लिखा कि एचडीसी अब कमांडर माथुर के साथ किसी तरह का नाता नहीं रखना चाहता और साथ ही ये भी कि सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस चिट्ठी के बाद एचडीसी ने हर तरह से अपने आप को केस से अलग कर लिया। इधर कमांडर माथुर का केस लड़ने के लिए मुश्किल से एक वकील तैयार हुआ, तो उधर स्टेट ने तेज तर्रार वकील विजय सेठ को पुलिस प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया। अभी तक ये साबित होना बाकी है कि कमांडर माथुर ये डॉक्यूमेंट्स क्यों और किसके लिए बाहर ले जा रहे थे। योर ऑनर, कमांडर माथुर ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बहुत साल काम किया और मैं समझती हूं कि कोर्ट इसके इम्प्लीकेशंस को नजरअंदाज नहीं करेगी। जब तक ये सब कुछ साफ नहीं हो जाता तब तक उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। कमांडर माथुर की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है। फर्दर इंस्ट्रक्शंस तक उन्हें पुलिस कस्टडी में पूछताछ के लिए रखा जाए। He was obviously playing high stakes. I need to know how much. मैंने जांच पड़ताल के लिए आपको मोहल्लत दिलवा दी है, लेकिन ये माथुर कोई आम आदमी नहीं है। हम इसे ज्यादा देर अपने पास नहीं रख सकते। उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इतने प्रेशर के बाद भी उसने कुछ नहीं बताया। साले पर 3rd डिग्री टॉर्चर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो छूट गया तो मुझे बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा। भैरव साहब, ये कोई आम केस नहीं है। इतने बड़े बड़े लॉयर्स में से सरकार ने मुझे चुना। जानते हो क्यों? क्योंकि आज तक विजया सेठ ने कोई केस नहीं हारा और ये मुकदमा कोई हारना भी नहीं चाहता। आपकी वर्दी पे कुछ और स्टार्स अच्छे लगेंगे इंस्पेक्टर। नेवी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद से आप लगातार विदेशियों से कांटेक्ट करते हैं, क्यों? देखिए, मैं मल्टीनेशनल कंपनी से कंप्यूटर्स के सिलसिले में बात करता हूं। आप लोग इसे नौकरी की तलाश भी कर सकते हैं। ये आपके साथ कौन है? जिस कंप्यूटर प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था, ये उसके हेड है। आपने इसे एक फ्लॉपी भी दी थी, उसमें क्या था? प्रोजेक्ट डिटेल्स। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट डिटेल्स? अगर आप पूछताछ करने से पहले अपने फैक्ट्स क्लियर कर लेंगे तो बेहतर होगा। बेहतर तो ये होगा कि आप सीधे सीधे सच बता दें, नहीं तो सच उगलने के और तरीके हैं। कमांडर माथुर, आपने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की डिटेल्स किस किस को दी हैं? प्लीज क्यों नहीं मिल सकती मुझे? 1 मिनट के लिए मिलना। आपका काम हो सकता है, अगर आप हमारा भी काम कर दे तो। सुनिए, एक्सक्यूज मी, सुनिए। कोर्ट ऑर्डर्स होने के बावजूद मुझे अपने पति को खाना देने के लिए घूस देनी पड़ेगी। आप लोग उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? माथुर, आपके पति जब तक सब कुछ कबूल नहीं कर लेते तब तक आप हमसे किसी भी सहूलियत की उम्मीद ना करें। हाँ, हम आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप हमारी मदद करने को तैयार हो। उनकी सजा 14 साल से 7 साल तक हो सकती है। बस वो कह दें जो हम चाहते हैं। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। अगर आप यही बात मुझे लिखित में दे दें। आखिर इस सच का प्रेस वालों को भी तो पता चलना चाहिए। मुझे मेरे पति से मिलने तक की इजाजत नहीं है। एक नेवल कमांडर को जबरदस्ती ब्लैंक पेपर्स पर साइन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरे बेटे के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एडमिशन के पेपर्स तक जब्त कर लिए गए। मिसेस माथुर, एक सवाल है जिसका जवाब सभी जानना चाहते हैं। अगर आपके पति कंप्यूटर कंपनी के लिए काम कर रहे थे, तो वो न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स क्यों ले जा रहे थे?
शायद ऐसा तो नहीं कि वो किसी और के लिए तो नहीं काम कर रहे थे। विजय सेठ ने अदालत में झूठा आरोप लगाया कि प्रेस और कमांडर माथुर का जेल में बराबर संपर्क बना हुआ है, जिससे एक जासूस को सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर भेजने का मौका मिल रहा था। नतीजतन गुपचुपी माथुर को विशाखापट्टनम से गुंटूर जेल ट्रांसफर कर दिया गया और वहां से राजामुंद्री। माथुर के दोस्तों और नेवी ने भी अब उनसे मुंह मोड़ लिया। 3 महीने की भागदौड़ के बाद कार्तिक ने कोर्ट के सामने जेल रजिस्टर पेश किया, जिससे यह बात साफ थी कि जेल में कमांडर माथुर से कोई भी नहीं मिला था। अदालत ने माथुर को विशाखापट्टनम जेल वापस भेजने का आदेश दिया। इंस्पेक्टर भैरव सिंह ने इस आदेश को निजी अपमान समझा। वापस विशाखापट्टनम जाना है ना? चलिए चलते हैं। पैर बांधो इसके। आओ। माथुर को रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट पहुंची। इंस्पेक्टर भैरव सिंह ने माथुर को 2 हफ्ते तक किसी डॉक्टर से मिलने की अनुमति तक नहीं दी। आखिरकार कार्तिक ने एक डॉक्टर को रिश्वत देकर मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल किया और तब माथुर को हॉस्पिटल में भर्ती किया जा सका। कार्तिक लॉयर के पास गया है तुम्हारी बेल लेने। उसे राउंड द क्लॉक गार्ड्स की जरूरत है और मैंने कहा था नो विजिटर्स। इंस्पेक्टर खतरनाक मुजरिमों को हॉस्पिटल में भी हैंडकफ रखते हैं। एक मिनट। क्या आपको लगता है कि ये इस हालत में यहां से भाग सकेंगे? आप लोगों ने इन्हें चलने फिरने लायक ही छोड़ा है। क्रिमिनल्स अक्सर बहाना करते हैं बीमारी का जेल से निकलने के लिए। मैंने तो सुना था कि आपका कानून बिना साबित किए किसी को मुजरिम नहीं ठहराता। साबित हो जाएगा। हैंडकफ नहीं, प्लीज। माथुर की बिगड़ती हुई सेहत को देखते हुए सौदामिनी ने कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल की अपील की, जो मंजूर हो गई। इस दौरान मामला कोर्ट में खिंचता जा रहा था, पर कमांडर माथुर का लॉयर उन्हें बचाने का कोई खास प्रयास नहीं कर रहा था। मैं आपसे इतनी दफा कह चुका हूं कि आपके बिल का पेमेंट हो जाएगा, हम कहीं आगे नहीं जा रहे हैं। परेशान मत हो कार्तिक, हम लोग कोई दूसरा वकील कर लेंगे। कहां से कर लेंगे? इतनी मुश्किल से तो ये एक मिला था जो एटलीस्ट पैसों के लिए हमारा केस लड़ने के लिए तैयार था। कार्तिक, जेल में बैठे बैठे आपको ये अंदाजा भी नहीं है कि लोग आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। यहां पर एक डॉक्यूमेंट फाइल करवाने के लिए इतनी मुश्किल आती है क्योंकि लोग समझते हैं कि आपने देश के साथ। कौन सी तमीज है बात करने की? क्या कार्तिक लगा रखी है? कार्तिक करने से क्या होगा? हाँ, दूसरा लॉयर मिल जाएगा क्या? मैं तंग आ चुका हूं लोगों से मदद मांग के। कौन लड़ेगा केस इनके लिए? बस अब ये केस मैं खुद लड़ूंगा। आपकी बेल कैंसिल हो गई है। यू आर अंडर अरेस्ट। बिना कोई कारण बताए बेल कैंसिल कर दी गई। कमांडर माथुर को वापस जेल में डाल दिया गया। अब कमांडर माथुर अपना सारा समय कानूनी दांवपेच समझने में बिताने लगे। अर्जी देने पर कमांडर माथुर को जेल में ही रहते हुए खुद अपना केस लड़ने की अनुमति मिल गई। योर ऑनर, मेरे खिलाफ ये मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट सेक्शन 3 के तहत चलाया जा रहा है। इल्जाम है कि मैं सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देश से बाहर ले जा रहा था। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देखे हैं? योर ऑनर, वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में नहीं पेश किए जा सकते। वो इतने कॉन्फिडेंशियल हैं कि इनकी फोटोकॉपी लेना भी एक रिस्क हो सकता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक सील्ड एनवलप में पड़े हैं। प्रोसिक्यूशन ने इन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स अदालत को दे दी हैं, जिनसे साफ जाहिर होता है कि कमांडर माथुर क्या करने की सोच रहे थे। योर ऑनर, मुझको हैरानी है कि जज एकमात्र सबूत देखे बगैर मुझे हिरासत में रखे हुए हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। कमांडर माथुर, आपको अपना केस लड़ने की इजाजत दी गई है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कोर्ट की बेइज्जती करें। मैं माफी चाहता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट और कुछ नहीं, मेरी पीएचडी थीसिस थी और मेरे बेटे के हार्वर्ड के एडमिशन के पेपर्स। और यह अदालत अच्छी तरह जानती है कि पीएचडी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी लाइब्रेरी में मिल सकता है और उसका कॉपीराइट मेरे पास है। कंप्यूटर कंसल्टेंट के नाते अगर आप अमेरिका जा रहे थे
तो ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? वो मेरे रेज्यूमे का पार्ट थे, योर ऑनर। न्यूक्लियर सबमरीन का डिजाइन रेज्यूमे का पार्ट? योर ऑनर, ये अदालत कमांडर माथुर के खिलाफ जो आरोप हैं बहुत अच्छी तरह साफ कर चुकी है। अब कमांडर माथुर को अदालत का कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरी आपसे एक दरखास्त है, योर ऑनर, कि कोई भी फैसला लेने से पहले आप कम से कम एक बार वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जरूर देखें। पापा, जज को नाराज करके आप ये केस बिल्कुल नहीं जीत सकते। आपने इतने सारे पॉइंट्स उठा दिए कि केस का सारा फोकस डाइल्यूट हो गया। डॉक्यूमेंट्स की जांच रोकने के लिए विजय सेठ अब हाई कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट को कमांडर माथुर पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गुनहगार ठहराने के आरोप बेबुनियाद लगे। इसलिए कोई कदम उठाने से पहले हाई कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स को पहले जांचने का आदेश दिया। केस एक नए सेशंस जज को सौंपा गया। मामला उलझाने के लिए विजय सेठ ने अब कमांडर माथुर पर देश के सीक्रेट्स बेचने का आरोप लगाया। ये लोग तुम्हारे साथ इस तरह से पेश आए हैं, तो एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा? ये केस आम नहीं है सदा। हैरो और विजय सेठ इसके मेन खिलाड़ी नहीं है, सिर्फ मोहरे हैं। खेल तो किसी और ही ने रचा है। HADC तुम्हें प्रोसिक्यूट करने के लिए उन्हें सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर फिर कभी सामने आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये केस असल में है क्या? कई बातें तो कोई कभी जान ही नहीं पाएगा। योर ऑनर, अब तो आप जान ही गए होंगे कि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कितने सीक्रेट थे। अगर 2 साल पहले मेट्रोपॉलिटन जज ने वो डॉक्यूमेंट्स देखने की जहमत उठाई होती तो ये मुकदमा वहीं खत्म हो जाता, लेकिन नहीं। ये मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया था जिसमें मुझे एक जासूस बना दिया गया और मेरी पीएचडी थीसिस को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट। योर ऑनर, बात इतनी साधारण नहीं है। कमांडर माथुर की थीसिस नमक का रंग सफेद क्यों है पर नहीं थी। इट वॉज अ डिजाइन फॉर अ न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम फॉर अ सबमरीन। इसीलिए इन पर अब सेक्शन 5 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का चार्ज लगाया है कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ये बेचने जा रहे थे। अपनी स्पेकुलेशंस में वकील साहिबा ये भूल गईं कि सीआरपीसी सेक्शन 197 के तहत किसी भी डिफेंस ऑफिसर सर्विंग या रिटायर्ड पर बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के मुकदमा चलाया ही नहीं जा सकता। योर ऑनर, कमांडर माथुर कोर्ट को टेक्निकलिटीज में उलझा रहे हैं। वो मुद्दे से ध्यान हटा रहे हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है, क्या कमांडर माथुर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देश के बाहर ले जा रहे थे या नहीं? क्या वो जासूस हैं या नहीं? अगर मुद्दा यही है तो क्यों प्रोसिक्यूशन ने इतने लंबे टाइम तक उन सो कॉल्ड सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को अदालत के सामने नहीं आने दिया? सेशंस कोर्ट ने कमांडर माथुर को निर्दोष माना। स्टेट ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इसी फैसले को बरकरार रखते हुए कमांडर माथुर को रिहा कर दिया। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की कड़ी निंदा की कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की जांच न करके क्रिमिनल लॉ का घोर उल्लंघन किया। साथ ही जज ने सरकार को कमांडर माथुर को 25,000 रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सर, वी वुड लाइक टू नो द ट्रूथ सर। सच क्या है आप बताइए। सच? क्या आप लोग वाकई सच जानने में इंटरेस्टेड? आप लोग तब कहां थे जब मुझे जेल में बंद कर दिया गया था? हाँ? तब कहां थे जब मेरी बीवी आपसे मदद मांगने आई थी? तब आप लोगों ने सच जानने की कोशिश नहीं करी और आज आपको सच चाहिए क्योंकि आपका पेपर ज्यादा बिकेगा। आई एम सॉरी, आपके जो दिल में आए लिखिए, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सौदामिनी, चलो। सौदामिनी अब एक स्कूल में पढ़ाती हैं। उन्होंने कमांडर माथुर को मानहानि का मुकदमा दायर करने से मना कर दिया। कार्तिक ने IIT से मैथ्स में ग्रेजुएशन किया। कमांडर माथुर अब एक वकील हैं, लेकिन एक जासूस होने का आरोप लगना उन्हें आज भी परेशान करता है। इस मामले में फंसाया जाना उनके लिए अब भी एक पहेली है। कहा जाता है कि HADC को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए
600 करोड़ रुपए का सैंक्शन मिला है। कमांडर माथुर के साथ शायद यह हादसा होता ही नहीं अगर उन्हें अपने बुनियादी अधिकार मालूम होते। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे मामलों में अपने कानूनी हकों से पूरी तरह वाकिफ। भारत का संविधान बंधुआ और बाल मजदूरी को अवैध मानता है, लेकिन भारत में पैदा होने वाला हर 5वां बच्चा बाल मजदूर बनता है। हुई है तुमको? भाई हमें कोई शिकायत नहीं है। मैं आपसे शंकर, शंकर, चाचा से भी ज्यादा गुस्से होने लगता है। नहीं यार, शर्त लगी, ऐश करेंगे। ये आधा देना। देखिए, मैं दुकानदार हूँ, मसीहा नहीं। और ये दोनों छटाक भर के तो हैं, 1000 से ज्यादा नहीं। 1000 में एक मिलता है और मैं दोनों साथ दूंगा। कोई जबरदस्ती है क्या? अरे एक के दाम में तुम्हें 2 मिल रहे हैं और तुम खुश रहो कि 8 का भी कोई ग्राहक है। शंकर 8 का जरूर है, लेकिन 16 पे भारी पड़ता है और अज्जी भी। मुंबई में समुंदर है, खूब तैरेंगे। चल, तुझे तैरना कहाँ आता है? अब 2 महीने तो काम सिखाने में ही लग जाएंगे, तब तक ये मुफ्त की बैठ के खाएंगे। ढाबे का काम कौन सा मुश्किल है? क्या मुश्किल नहीं? ये क्या जोर लगाएंगे? 1500 आखिरी दाम, बोलो। हर महीने 1500 कितने आते हैं? 100 में 15 जोड़ दो। चल चल। शंकर और अज्जी पर लगी बोली कोई नई बात नहीं थी। तमिलनाडु के इस पिछड़े इलाके में बच्चों का सौदा आम है। अनाथ शंकर और अज्जी अपने चाचा के यहाँ काम करते थे। अब चाचा ने उन्हें रमैया के हाथ बेच दिया। बहन की शादी होते ही रमैया इन बच्चों को लेकर पुणे बंबई हाईवे पर स्थित अपने ढाबे पर ले आया। यहाँ काम कर रहे नारायण को भी रमैया ने उसी गांव से 2 साल पहले खरीदा था। नारायण, यहाँ से समुद्र कितना दूर है? तू कभी गया है? छुट्टी वाले दिन सब साथ चलेंगे। छुट्टी कब होती है? नारायण, तुझे तो चोट लगी है। कैसे लगी? नारायण, इन दोनों को सोने की जगह दिखा। कल सुबह 4:30 बजे काम शुरू करना है। एक रोटी दो नारायण। बोलो, गेयर ऑयल दोनों चेक करो। रोटी? हाँ। अज्जी, चल। जल्दी जल्दी हाथ चला। ये क्या है? पट्टी। कितने की है? खाई नहीं है क्या? मैं भी पैसे लाता हूँ, जाना नहीं। हाँ नहीं। चल मैं पूछता हूँ। चल रमैया भैया, थोड़े पैसे दे दो, पट्टी खानी है। हम चोरों, पट्टी का पैसा क्या तुम लोगों का मरा हुआ बाप देगा? कान खोल करके सुन लो, अगर ध्यान इधर उधर किया तो भट्टी में डालकर खून दूंगा मैं। जाओ, बंद करो ना धोना, काम करो जाके। अभी चाचा की मार से कभी नहीं डरा। अपने पैसे ही तो मांग रहा था। कौन से पैसे? तनख्वाह। रमैया ने तुम्हें तुम्हारे चाचा से खरीदा है, जैसे बैल और बकरी खरीदते हैं ना, वैसे ही हो तुम, गुलाम। नहीं रहना मुझे यहाँ। क्या हो गया? मुझे गांव जाना है वापिस। नहीं रहना मुझे यहाँ। चल वहां जाके बैठ। बैठ वहां नहीं, नहीं मैं नहीं करूँगा काम वाम। सुना, मैं नहीं करूँगा काम। चुप। जो मैं कहूँगा तू वही करेगा, समझा? 1500 रुपए दिए हैं। अब मैं तेरे साथ जो चाहे कर सकता हूँ। अब मैं तेरे से बोलूंगा कि तू नाच, तो तू नाचेगा। नाच। नाच। नहीं।
रमैया बच्चों को छोटी से छोटी गलती पर मारता पीटता, गर्म पानी से जलाता। शंकर और अज्जी का भूखा रहना अब रोज की बात थी। कुछ मुश्किल नहीं, बस ट्रक में बैठ के भाग जाना है। फिर काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और चाय जैसे खर्चेंगे। कोई मना भी नहीं करेगा और ना ही कोई मारेगा। इतना आसान होता तो मैं कब का भाग जाता। और वो ट्रक वाला रमैया की तरह निकला तो? हाँ, अगर उसने हमें दोबारा भेज दिया तो? नहीं, वो ऐसा नहीं है। रमैया को मालूम चला तो पता है क्या करेगा? रात को दरवाजे पर ताला रहता है। अगर मैं चाबी चुरा लूं तो? अज्जी और नारायण की रजामंदी के बगैर शंकर भी चुप पड़ गया। इस दौरान रमैया और उसके बीच तनाव बढ़ने लगा और साथ ही शंकर पर अत्याचार भी। वो चुपचाप सब सहता रहा, पर जब उसकी वजह से रमैया अपना गुस्सा अज्जी पर निकालने लगा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। खाना खा ले शंकर। मैंने कहा था इसे खाना मत देना और तू इसे खाना खिला। इसका मतलब मैं कुत्ता हूं, ऐसे ही भौंक रहा। वो ट्रक ड्राइवर के साथ मैं चला जाऊंगा। इसको चोट लगी है, वो चल नहीं सकता। यहाँ नहीं तो वो और मारेगा, तुझे भी, अज्जी को भी और मुझे भी। मैं नहीं रहूंगा यहाँ, नहीं रहूंगा। अगर तू अकेला चला गया तो यहाँ सबको मारेगा। वो ट्रक ड्राइवर बस स्टॉप पर मिल जाएगा, मैं उसे यहाँ ले आऊंगा, फिर सब चलेंगे। रमैया उससे डरता है, कुछ नहीं कर पाएगा। शंकर कहाँ है? लेट गए। कैसे? दरवाजे पर तो ताला लगा है। ऊपर खुला रह गया था। गड़ी नहीं है इसके पास, गड़ी नहीं है। इतनी देर क्यों लग रही है? शंकर कहाँ है? सच बोल, कहाँ है शंकर? बता, बता शंकर कहाँ है? बता, बता शंकर कहाँ है? बता, बोल कहाँ है वो? बता, वो लेटरिन क्या है? बोल शंकर कहाँ है? बता, साले नहीं काट डालूंगा। बोल, बता, स्टॉप।
तेरे को चल बताता हूँ तेरे को, चल चल। भागेगा भागेगा। भागने का शौक है, भाग। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा भाग कर है? अब पता चलेगा तुझे और उन दोनों पिल्लों को। भाग, भागना, भाग। अगले 8 घंटे तक रमैया शंकर को बेरहमी से पीटता रहा। शंकर के शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा न था जो जलाया ना गया हो या जिस पर कोई घाव ना हो। शंकर, शंकर उठ। ना शंकर, ना शंकर, ना। जरा, उठ। शंकर, कर। अस्पताल ले जाना पड़ेगा। चलो ना। तुमने जुबान खोली ना तो काट के रख दूंगा। इससे भी बुरा हाल करूंगा मैं। शंकर, क्या 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 हुआ इसे? हैं? तूने मारा इसे? हैं? अचानक तबीयत खराब हो गई, अस्पताल ले जाना है। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मुझे इसी बात का डर था, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ट्रक ड्राइवर शंकर को स्थानीय अस्पताल ले गया, जहां के डॉक्टर्स ने शंकर को मुर्दा घोषित कर दिया। रमैया की बातों का विश्वास न करते हुए ट्रक ड्राइवर ने शंकर की मौत की खबर पुलिस को दे दी। रमैया को उसी दिन कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। शंकर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले उसकी तस्वीरें उतारी गईं, जो कि अगले दिन अखबारों में छपी। इंस्पेक्टर साहब बताओ क्या? तूने मार डाला, तूने उसे मार डाला, तू गंदा है। तूने उसे मार डाला, तूने उसे मार डाला, तू गंदा है। तूने उसे मार डाला, तू गंदा है। हाजी, तू गंदा है। हाजी बेटा। तूने उसे मार डाला, तूने उसे मार। इतना मारा कि वो मर गया। उसे जला जलाकर मार डाला। ट्रक ड्राइवर अज्जी और नारायण के बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर प्रोसिक्यूशन ने आसानी से रमैया को शंकर का कातिल साबित कर दिया।
अब सवाल ये था कि शंकर की हत्या के लिए रमैया को क्या सजा मिलनी चाहिए। बंधुआ और बाल मजदूरी का मुद्दा अदालत में उठाया ही नहीं गया। योर ऑनर, रमैया जैसे इंसान पर किसी तरह का रहम नहीं किया जाना चाहिए। ये आदमी दिमागी तौर से तंदुरुस्त है और जो कुछ भी उसने उस बच्चे के साथ किया वो पूरी होशो हवास और समझ से किया। योर ऑनर, ये एक हादसा था, सिर्फ एक हादसा। बच्चे की शरारत की वजह से रमैया ने डराने के लिए उस पर हाथ उठाया था। The rest is only an accident. An accident? एक 8 साल के बच्चे को पूरे 8 घंटे तक एक गरम सलाद के साथ मारा गया। एक एक्सीडेंट? योर ऑनर, शंकर के शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो जला हुआ नहीं था। ये तस्वीर साफ उस एक्सीडेंट की कहानी बताती है। योर ऑनर, रमैया जैसे लोगों को सिर्फ फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। जज साहब, ये उसकी पहली गलती थी और उसके लिए उसे फांसी की सजा? योर ऑनर, रमैया की जिंदगी ऐसी गलतियों और एक्सीडेंट से भरपूर है। अफसोस की बात है कि शंकर ऐसा पहला बच्चा था जो मारा गया, लेकिन भविष्य में ऐसा किसी और बच्चे के साथ ना हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। ये केस रमैया जैसे मालिकों के लिए एक सबक होना चाहिए। फैसला सुनाने से पहले सेशंस जज ने रमैया को अपनी बात कहने का एक और मौका दिया। मैं बेगुनाह हूं। ये कहने की बेवकूफी मत करना। वैसे ही प्रेस और पब्लिक फांसी फांसी चिल्ला रही है। तो क्या बोलूं? मान लूं कि मैंने मारा है? हाँ, लेकिन एकदम डायरेक्ट नहीं, घुमा फिरा कर। हो सकता है जज साहब को लगे कि तुम्हें पछतावा है और तुम्हारी सजा मामूली कर दे। मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। मुझ पर किसी तरह का रहम नहीं किया जाए। सेशंस कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत रमैया को फांसी की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने यह सजा घटाकर उम्र कैद में बदल दी। अज्जी और नारायण को पुलिस ने जाने दिया और वो दोनों रमैया के ढाबे पर लौट आए। आज अभी आई। रख ले। आराम से। कितने गिन? 10, 20, 30, 40। इसका मतलब अब बस 1000 और। अज्जी और नारायण ने 1 महीने तक बिना किसी की मदद के ढाबा चलाया। जब उनके पास 5000 रुपए जमा हो गए तो वो दोनों ढाबा छोड़कर चले गए। उधर एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में अज्जी और नारायण की परवरिश के लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अज्जी को 2 लाख और नारायण को 60,000 रुपए का मुआवजा दिया। उन दोनों को मुआवजे की रकम मिलनी बाकी है, क्योंकि आज तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत में शंकर जैसे ऐसे कई बच्चे हैं जो अपनी मौत से पहले मरते हैं। इन बच्चों को बचाने के लिए कानून तो बने हैं, पर इन्हें लागू कौन करेगा?